गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स क्या हैं? कल भी मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स। नंबर वन इंटरनल यूजर्स, सेकेंड वन एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जैसे ओनर्स बिजनेस के अंदर होती है तो इंटरनल यूजर है, इसे भी चाहिए कैसे अकाउंट्स बने हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। मैनेजमेंट, ये भी इंटरनल यूजर्स है। एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, ये भी इंटरनल यूजर्स हैं, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर हैं। इन तीनों को चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। इंटरनल यूजर्स के साथ एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जिन्हें बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना होता है, जैसे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी बैंक्स होते हैं उन्हें लोन देना होता है। लोन देने से पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो चाहिए उन्हें, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितनी एसेट है। इन्वेस्टर्स, जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया शेयर होल्डर्स। अब मान लो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं पहले उसके अकाउंट्स तो देखूंगी, कितना प्रॉफिट हो रहा है काफ़ी सालों से, कितने सालों से प्रॉफिट हो रहा है, कितने सालों से लॉस हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एक ही बात है। जो एग्जैक्ट शेयर होल्डर है, एक्चुअल में अब है प्रेजेंट शेयर होल्डर, और पोटेंशियल का मतलब न्यू शेयर होल्डर्स, दोनों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ये भी यूज़र है। क्रेडिटर, जिसने बिजनेस को उधार दिया है, इसको भी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर बिजनेस ने बोल दिया कि प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, कितना हुआ है, कैसे पे होगा, क्रेडिटर को पूरी नॉलेज चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर ने उधार दिया है इस बिजनेस को। गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के लिए पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन आते हैं? नंबर वन ओनर्स, सेकेंड वन मैनेजमेंट, थर्ड वन एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं क्योंकि बिजनेस के बाहर है, इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। पोटेंशियल का मतलब न्यू, जो हो सकते हैं। क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। टैक्स लगाने के लिए भी तो अकाउंट्स पता होने चाहिए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। सो दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स एंड दीज आर द इंटरनल यूजर्स। अब उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स हमारे पास और भी दे रखे हैं तीन। रिसर्चर्स, जिसने बिजनेस पे रिसर्च करनी है, उसे भी तो अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कितना अकाउंट्स है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, कैसे रिसर्च करे, पता होगा तभी रिसर्च करेगा। कस्टमर को भी चाहिए, कस्टमर भी एक्सटर्नल यूज़र है। पब्लिक भी बिजनेस के बाहर है तो पब्लिक को भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी एक्सटर्नल यूज़र है। तो बेटा एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं बट जिन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्वालिटी बतानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए तो यू शुड यूज़ मस्ट एंड शुड। रिलायबल, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल का मतलब सच होने चाहिए, झूठ पे आधारित नहीं होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। सेकंड, रेलिवेंस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट का मतलब यूजफुल होनी चाहिए यूज़र के लिए। मान लो आपने पूरा अकाउंट्स बना दिया, यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, तो रेलिवेंस होने चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूज़र। ओके, दो क्वालिटी हमने पढ़ी कि रिलायबल होने चाहिए, रिलायबल का मतलब ट्रुथ पे डिपेंड होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। रेलिवेंस होना चाहिए, रेलिवेंस का मतलब यूजफुल होना चाहिए, किसके लिए? यूज़र के लिए। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब इस तरह से प्रेजेंट होने चाहिए कि हर यूज़र को समझ में आ जाए, मतलब इजी तरीके से मैनेज करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उसे इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि यूज़र को इजीली समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, किसी को समझ में नहीं आ रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसे अकाउंट्स का। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब
कि ऐसे होने चाहिए अकाउंट्स जिन्हें यूजर्स कंपेयर कर सके। अब कंपेयर का मतलब ये भी हो सकता है एक साल को दूसरे साल से कंपेयर कर सके, ये भी हो सकता है एक फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर कर सके कि उस फर्म का बिजनेस ये है, उसके अकाउंट्स ये हैं, और इस बिजनेस इस फर्म के अकाउंट्स ये हैं। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है यूजर्स शुड बी एबल, यूजर्स एबल होने चाहिए कंपेयर करने के। कंपेयर कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन को? ऑफ द वन पीरियड टू अनदर पीरियड, या फिर वी कैन से फ्रॉम वन एंटरप्राइज टू अनदर एंटरप्राइज, या फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम, फ्रॉम वन फर्म या वन एंटरप्राइज टू अनदर एंटरप्राइज। इसे इंटरफर्म कंपैरिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफर्म कंपैरिजन। दो फर्म्स के अकाउंट्स को कंपेयर किया, तो दिस इज कॉल्ड कंपेरेबिलिटी। तो ये क्वालिटी है किसकी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंड सभी को हो जाए, इजी होने चाहिए कि यूज़र को समझ में आ जाए, और कंपेरेबिलिटी कि यूज़र्स कंपेयर कर सकें। हो सकता है 2019 और 2018 के 2 सालों को कंपेयर करें, हो सकता है एक फर्म है ए, दूसरी फर्म है बी, उनके अकाउंट्स को कंपेयर करें। तो ऐसे होने चाहिए जहाँ पे कंपैरिजन क्या हो? पॉसिबल हो।